साल 1949। जब देश आज़ादी के शुरुआती सालों में सांस ले रहा था, उसी दौर में 23 साल के एक नौजवान लेखक ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उस लेखक का नाम था धर्मवीर भारती और उस अमर कृति का नाम है गुनाहों का देवता। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि करोड़ों पाठकों के आंसुओं की वो स्याही है जो आज भी फीकी नहीं पड़ी। चंदर और सुधा का वो प्यार, जिसमें वासना की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन दर्द का पूरा समंदर था। अगर आपने यह उपन्यास पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि इसकी आखिरी लाइन खत्म होने के बाद दिल में कितनी भारी उदासी बैठ जाती है। और अगर नहीं पढ़ा, तो आज इस 2 भागों की सीरीज के पहले भाग में हम आपको ले चलेंगे चंदर और सुधा की उस मासूम, पवित्र और रूहानी दुनिया में, जहां प्यार पूजा था और त्याग ही उसका नसीब। अध्याय 1, इलाहाबाद का वो घर और अनोखे किरदार। इस कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद के एक बेहद संभ्रांत और शांत माहौल से। यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर का एक आलीशान घर है। डॉक्टर साहब जितने बड़े विद्वान हैं, दिल के उतने ही साफ और उदार हैं। लेकिन इस घर की असली रौनक है 2 युवा। पहले हैं चंदर। चंदर डॉक्टर साहब का सबसे प्रिय, होनहार और जीनियस रिसर्च स्कॉलर है। वह अनाथ है, लेकिन डॉक्टर साहब उसे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानते हैं। चंदर सिर्फ डॉक्टर साहब के काम ही नहीं संभालता, बल्कि उनके पूरे घर की रीढ़ की हड्डी है। और दूसरी है सुधा, डॉक्टर साहब की इकलौती बेटी। सुधा चंचलता, मासूमियत और सादगी का दूसरा नाम है। वह चंदर से उम्र में थोड़ी छोटी है, लेकिन उसका पूरा वजूद चंदर के इर्द गिर्द घूमता है। वह चंदर पर इस कदर हक जताती है जैसे चंदर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बना हो। इनके बीच का रिश्ता क्या है? समाज इसे शायद कोई नाम न दे पाए, क्योंकि यह भाई बहन का रिश्ता नहीं था और न ही इसमें आम प्रेमियों जैसी कोई शारीरिक कशिश थी। यह 2 आत्माओं का एक ऐसा मिलन था जहां एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा था। अध्याय 2, प्यार का एहसास और मासूम शरारतें। उपन्यास के शुरुआती पन्ने चंदर और सुधा की बेहद खूबसूरत नोकझोंक और मुलाकातों से भरे हैं। सुधा का चंदर को बिना वजह परेशान करना, बात बात पर रूठना और फिर चंदर का उसे मनाना, यह उनके रोज का नियम था। जब चंदर पढ़ने बैठता, तो सुधा कभी उसकी किताबों के बीच अपनी उंगलियां रख देती, तो कभी उसके लिए चाय बनाकर लाती और कहती कि जब तक वो चाय नहीं पिएगा, वो वहां से हिलेगी नहीं। सुधा के मन में चंदर के लिए जो सम्मान और समर्पण था, उसकी कल्पना आज के दौर में करना मुश्किल है। वह चंदर को देवता की तरह पूजती थी। चंदर भी सुधा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। जब सुधा बीमार होती, तो चंदर रात रात भर जागकर उसकी तीमारदारी करता। दोनों घंटों बातें करते, साहित्य पर, जीवन पर, लेकिन कभी भी उन्होंने एक दूसरे से यह नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी खामोशी, उनके झगड़े और एक दूसरे के लिए उनका फिक्र करना ही उनका इकरारनामा था। पूरा कॉलेज और डॉक्टर साहब भी चंदर पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। चंदर के लिए डॉक्टर साहब का मान सम्मान इस दुनिया में सबसे बड़ा था। अध्याय 3, कहानी में नया मोड़, पम्मी का आना और सामाजिक दीवार। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है पम्मी की। पम्मी सुधा की सहेली है, जो ईसाई है और बेहद आधुनिक, बेबाक और खुले विचारों वाली है। पम्मी जब चंदर और सुधा के इस रिश्ते को देखती है, तो वह चंदर को झकझोर देती है। वह चंदर से सीधे शब्दों में कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, फिर इस सच से भाग क्यों रहे हो? तुम सुधा से शादी क्यों नहीं कर लेते? पम्मी की ये बातें चंदर के सीने में तीर की तरह चुभती हैं। यहीं से चंदर के भीतर एक भयानक तूफान खड़ा होता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। चंदर जानता है कि वह एक अनाथ और गरीब छात्र है, जबकि सुधा एक बड़े प्रोफेसर की बेटी है। इसके अलावा
समाज की जातिवादी रूढ़ियां और सामाजिक प्रतिष्ठा की दीवारें उनके बीच खड़ी थी। सबसे बड़ा बोझ चंदर के दिल पर डॉक्टर साहब के एहसानों का था। चंदर को लगता है कि अगर वह सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करेगा तो यह डॉक्टर साहब के भरोसे के साथ गद्दारी होगी। वह सोचने लगता है कि क्या एक पिता अपने सबसे भरोसेमंद छात्र को अपने घर का रक्षक समझकर जो जिम्मेदारी देता है उसका ये सिला मिलना चाहिए। चंदर का यही आदर्शवाद उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बनने जा रहा था। क्लाइमेक्स और आउटरो, एक भयानक फैसला। और फिर वही होता है जिसका डर था। डॉक्टर साहब चंदर को बुलाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने सुधा के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, विनोद। डॉक्टर साहब चंदर से कहते हैं, चंदर, विनोद बहुत अच्छे खानदान का लड़का है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद सुधा को इस शादी के लिए तैयार करो, क्योंकि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। सोचिए उस चंदर पर क्या गुजरी होगी, जिसे अपनी जान से प्यारी लड़की को किसी और के हवाले करने का काम सौंपा गया था। चंदर अपने फर्ज की वेदी पर अपने प्यार की बलि देने का फैसला कर लेता है। वह सुधा के पास जाता है। सुधा चंदर की आंखों में देखकर रो पड़ती है। वह भीख मांगती है कि चंदर उसे इस दलदल से निकाल ले। लेकिन चंदर पत्थर का दिल रखकर सुधा को समझाता है, उसे डॉक्टर साहब की इज्जत की दुहाई देता है और खुद अपने हाथों से अपनी सुधा को विनोद के नाम करने का रास्ता साफ करता है। क्या सुधा किसी और की हो पाएगी? इस जबरदस्ती की शादी के बाद सुधा और चंदर की जिंदगी में क्या तबाही आने वाली है? और क्यों चंदर आगे चलकर खुद की नजरों में गिर जाता है और लोग उसे गुनाहों का देवता कहने लगते हैं? इन सभी रूह कपा देने वाले सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में। अगर चंदर और सुधा के इस दर्द ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में पार्ट 2 फीड जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले भाग में।